एक्चुअल में मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, उसका ये हुआ था ना, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया था और मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ उसका। अभी मैंने रिकॉर्डिंग पे इंशाल्लाह लगा दिया, क्लास खत्म होने के साथ ही आपको आ जाएगी, ठीक है? ओके सर। तो स्टार्ट करें हम? यस सर। जी सर स्टार्ट करो। आप प्लीज अपने पास वो करें, आपकी स्क्रीन पे ये आ रही है नजर स्लाइड ना? जी सर। स्लाइड आ रही है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। एग्जैक्टली, यानी कि इसमें ये कल ही का वो जो था आधा रह गया था, मैं थोड़ी डिटेल में चला गया था। तो कल आपने कुछ नोट किया था जो मैं समझा रहा था आपको? ये सर यंग मॉडुलस हमने पढ़ा था, शेयर मॉडुलस पढ़ा था, ये सर सारे मैंने नोट किए सर। उसके साथ में जो पढ़ा रहा था वो थोड़ा बहुत आपके ज़हन में है जो मैंने पढ़ाया था, मतलब नोट किया था पॉइंट्स आपने? सर आप जो भी बोल रहे थे सारे पॉइंट सर मैंने तो यहाँ पे सर सारे पॉइंट पेज पे लिखे हैं साथ साथ। चलिए एक्सीलेंट। नहीं आओ, अब आप खामोशी से सुने ना, मैं थोड़ा सा स्टार्ट से उसको थोड़ा सा इसका ब्रेक वो आपको देता हूँ और इंशाल्लाह फिर जाते हैं आगे और ये ख़त्म करके फिर हम आगे और स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी? दूसरा लेक्चर समझ आई बात? इंशाल्लाह सर। ओके सर। तो हमने कल बड़ी डिटेल में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया था कि जो हमारी एक्सप्लोरेशन सेस्मोलॉजी है, ठीक है, वो बेस करती है आपकी अर्थ मटेरियल के रिस्पांस पे, ठीक है जी? अर्थ मटेरियल जो है हमारे पास उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, रॉक्स हैं, आपके पास सॉलिड हैं, सेमी सॉलिड लेयर्स हैं, हमारे पास क्लेज हैं, ठीक है जी? तो उनको जो बिहेवियर रिस्पांस है वो हम देखते हैं अपने साइज्मिक मेथड में। तो मैं उसी की बेस पे हम ये देख रहे थे। मैंने आपको कहा था कि इलास्टिक मॉडुलस एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका मकसद बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस है। क्या चीज़ मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस बेसिकली ये ड्राइव हुआ है इटालियन वर्ड से जिसका मॉड्यूस मीन मेजर करना, ठीक है जी? इलास्टिक मीन दैट कि कोई भी चीज़ हो उसको अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करें और उसमें थोड़ी सी बिगाड़ आ जाए, डिस्टॉर्शन आ जाए, लाइक एक रबड़ ले लें, उसको जब आप अप्लाइड फोर्स उससे हटाएंगे तो वो वापस अपनी जो है ना, जो आपका स्ट्रेन जो है वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड योर इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है? दूसरा ये होता है कि जब भी कभी आप किसी भी चीज़ पे आप अप्लाई करते हो लोड, तो वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो आपकी इलास्टिक स्ट्रेंथ की जो लिमिट्स है उसके बियॉन्ड चला जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें जो है ना आपके पास परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है, लाइक फ्रैक्चर। अगर ज़मीन के अंदर हम चले जाएं तो ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है जी? अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं कि जब हमारे पास सडन ब्रेक डाउन होता है along the faults, ठीक है जी, और among huge rocks because of hydrostatic pressure। तो मैंने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक जो है ना फोर्स का आपको कल बताया था कि आपके पास हर डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके पास क्या होती है, जो फोर्स आती है बॉडी पर। तो दैट्स योर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है जी? तो इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी कि अगर हम एक जार में आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, बीच में से खराब हुआ। अब अभी सर आ रहा है लेकिन बीच में से सर आप जब लेक्चर दे रहे थे अभी सर सही हो गया। अच्छा, जब नहीं आए तो मुझे आपने बताना है। मैं बता रहा था ना कि अगर सब सरफेस में हम चले जाएं तो हमारे पास जो स्ट्रेसेस की मैंने आपको टाइप्स बताई थी, आपको मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बताया था कि वो क्या होता है, और उसमें आपके पास जो है ना वो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करती है, ठीक है जी? बाकी जो कंपोनेंट है उसमें जीरो हो जाते हैं, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, ठीक है जी? आपके पास सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करती है। और फिर मैं आपको बताऊं कि ज़मीन, चूंकि वी आर डीलिंग विद द मटेरियल्स इनसाइड सब सरफेस मटेरियल्स, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट लिथोलॉजीज। तो उसके लिए हम जो ये साइज्मिक सर्वे करते हैं ये बेसिकली बेस्ड करते हैं एनर्जी पे, और एनर्जी हम जनरेट करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, और सब सरफेस से उसका रिस्पांस जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है जी? तो उसी की बेस पे ये जो कुछ हैं, ये जो आपको उसकी बेसिक कंसेप्ट समझ आने चाहिए। तो मॉडुलस जो है ना, इलास्टिक मॉडुलस क्या है, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर आपको याद हो, कल का लेक्चर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसमें मैंने इलास्टिक मॉडुलस भी बताया था, ठीक है जी? अगर आपको याद हो तो इलास्टिक मॉडुलस का मैंने आपको बताया था, याद है कुछ? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सलाम? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है सर आपकी आवाज। यार अब मैं बाहर आया हूँ ना, सर आवाज आ रही है सर। ये अब कैसी आवाज क्लियर है कि नहीं है? यस सर, अभी क्लियर।
ओके, तो मैं वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंट मॉडुलसेस ना, तो उसमें जो मैंने कहा था एक इलास्टिक मॉडुलस हम देखेंगे और उसके बेसिक्स हमने डिटेल में वो देखे थे कि इलास्टिक मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, ठीक है जी। तो उसका मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है विद इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन, उसकी मेजरमेंट, उसको डिस्कस करने के लिए हम क्या इलास्टिक मॉडुलस यूज करते हैं। और इसकी इक्वेशन क्या है कि इलास्टिक मॉडुलस सिग्मा इक्वल टू डिफॉर्मेशन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है जी। समझ आ रही है? समझ आ रही है अल्ताफ? सर जी सर समझ आ रहे सर। ओके, तो ये मैं सिर्फ देखूंगा जस्ट बेसिक्स, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, आज आगे जाएंगे ना। तो इलास्टिक मॉडुलस, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलस। ये फिर हमने देखा था यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस का भी मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि ये किसको डिफाइन करता है, जो आपके पास रेशो को डिफाइन करता है, किसकी, स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है जी। तो इसकी जो वैल्यू है नॉर्मली बहुत लार्ज आती है, तो इसको हम पास्कल में नहीं बल्कि बिगर यूनिट जैसे गीगा पास्कल में हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम इस ग्राफ में, मैंने अगर आप देखें, नजर आ रही है आपको ग्राफ, ये ग्राफ नजर आ रहा है अल्ताफ? जी जी सर, आ रही है ग्राफ नजर सर। तो मैंने इसको डिटेल में बताया था कि यंग मॉडुलस क्या है, ये रन है, ये राइज है ना, तो दिस इज अ स्लोप। इस रीजन की मेजरमेंट को, इन दोनों की रेशियो को ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, किसमें, हम इलास्टिक मॉडुलस में, ठीक है जी। तो फिर हमने आगे देखा मॉडुलस क्या होता है। तो शेयर मॉडुलस बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, यानी कि जो हमारी फोर्सेस जो हम अपोजिंग में आती हैं और कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो उसका जो एक ब्लॉक है वो स्लिप होता है ऑन द अदर वन, दैट्स योर व्हाट, शेयर मॉडुलस, ठीक है। फिर इसकी इक्वेशन मैंने बड़ी डिटेल में देखी थी, आपको ये डिफाइन की थी, एक्सप्लेन की थी। फिर उसके बाद बल्क मॉडुलस देखा था, और याद रखिएगा मैंने आपको कहा था कि हर मॉडुलस की एक यूनिकनेस पे वो डील बेस करता है। तो बल्क मॉडुलस बेसिकली, अगर हमारे पास सपोज लिक्विड आ जाता है, तो लिक्विड में सेमी सॉलिड टाइप मटेरियल ना, तो उसमें बाकी जो है ना वो जीरो हो जाते हैं, और जो है ना इन दैट केस वी यूज द बल्क मॉडुलस, ठीक है जी। समझ आई बात? ये भाइयों वो बड़ा ओके। अब जो टॉपिक है जो हमारा जहां तक हमने किया था वो तो हो गया, अब उससे आगे जो टॉपिक है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अब हमने थोड़े मॉडुलसेस देखे कि हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इन द रिस्पांस टू अप्लाइड साइस्मिक एनर्जी। ये प्लीज साथ में ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है जी। हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द रिस्पांस ऑफ डिफरेंट सबसरफेस मटेरियल्स टू द अप्लाइड साइस्मिक एनर्जी। तो अब उसके बाद हम देखते हैं थोड़े प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि कुछ लॉज जैसे आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में। आपको याद है फिजिक्स थोड़ी बहुत फिजिक्स की? जी सर। ओके, तो कुछ थोड़े से लॉज हैं, हम उसको देखेंगे, जिन लॉज जो बेसिकली रिलेट करते हैं हमारे सब्जेक्ट के साथ। तो उसमें सबसे पहले जो फंडामेंटल प्रिंसिपल इलास्टिसिटी में एक है स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। समझ आ रही बात यार? आप रिस्पांस ओके। यस सर। स्नेल्स लॉ सिंपल हम देखें ना, तो इसमें क्या होता है कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा कि किसी भी मटेरियल से जब एनर्जी पास होती है, तो जिस एंगल से वो पास होती है, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके रिसीवर पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। सर इसका क्वेश्चन को प्लीज दोबारा बताएं सर, थोड़ी सी आवाज सुन नहीं है। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज ओके, आवाज आ रही है सर, फिर से थोड़ा सा समझ नहीं आता। अभी आ रही है ना, कोई इशू नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, देखें स्नेल्स, ये हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं जो हम इलास्टिसिटी में जो अप्लाई होते हैं ना। तो उसमें पहला जो लॉ है वो क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या होता है? बिल्कुल एक सिंपल मॉडल है जो डिफाइन करता
है साइज्मिक एनर्जी के बिहेवियर को जब आप सरफेस से जनरेट करते हैं और सब सरफेस में जाके जो लेयर्स मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि सरफिशियल लेयर होती है, उसके नीचे आप देखें लाइक सैंड की लेयर है, लाइक सैंडस्टोन, लाइक इफ देयर आर मिनरल्स, तो एक लेयर है, तो उस हर लेयर की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी। तो ये जो सिनेरियो है ये बेसिकली डील करता है साइज्मिक एनर्जी की बिहेवियर को एट द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट लेयर इंटरफेसेस। समझ आई बात? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सॉरी सर। गुड। तो बेसिकली जब एनर्जी जनरेट होती है अर्थ सरफेस के ऊपर तो वो दो जी पार्ट्स सर, में जी सर, जी सर। गुड गुड गुड। जब अर्थ सरफेस में एनर्जी जनरेट होती है ना, तो सब सरफेस में जाके वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आप उसको जनरेट करते हैं एनर्जी सरफेस के ऊपर, तो सब सरफेस में जाके क्या होती है, वो टू पार्ट्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। एक वो पोर्शन है उस एनर्जी का कि वो जिस इंटरफेसेस नीचे गुजरती है उस इंटरफेसेस से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है आपकी सर सरफेस आपकी पर। आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? अब भी नहीं आ रही? सर आ रहे हैं सर। अच्छा, मैं क्या सर बीच में सर कभी और आपकी आवाज चली जाती, पता नहीं सर खराब है आवाज की लड़कों से कुछ शायद शायद आपका सर स्लो है, आपका आवाज बीच में से नेटवर्क सर का इशू होगा वो सर, की आवाज आ साइलेंट हो रही है। जाता है। अच्छा, अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, आपकी आवाज तो प्योर आ रही है सर हम तक। तो जब पेवर आ रही है बीच में, फिर आप क्यों कहते हैं कि नहीं आ रही है सर? सर वो ये नेट अल्ताफ सर जी सर आवाज आ रही है सर। क्या? सर शायद मेरा सर नेट शायद स्लो है सर। अच्छा, अल- ओहो, मैं क्या करूं यार। अच्छा, अब आ रही है ना आवाज? तो आ रही है कि नहीं आ रही? सर आपने तो सर रिकॉर्डिंग आपका में लगाया हुआ है सर, आप समझाते नहीं क्यों करें हैं सर, आप सर? कंटिन्यू नहीं नहीं, मतलब जब आवाज में वो डिस्टॉर्शन आ रही है तो फिर वो तो मसला होगा ना। जब मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर आवाज गड़बड़ हो रही है या कट रही है तो फिर तो मसला होगा ना। जी जी जी। इस तरीके से फिर सर खामोश हो जाती है, फिर एकदम आपकी आवाज कुछ सेकंड बाद फिर आपकी आवाज आती है, फिर समझ नहीं आते बीच में अपने क्या बोला था सर। कब क्या बोला था? तो सर बस आप अभी सही है सर, अभी आप पढ़ाते जाएं सर, टाइम भी कम बच गया ना। हेलो। जी सर। जी सर, जी सर। हाँ जी जी सर, लगता है नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने। सर नेट स्लो है सर, शायद इस वजह से आवाज इस तरह आ रही है सर, हम तो फुल एक्टिव हैं सर। हेलो। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर आवाज आ रही है। एक मिनट मुझे। हाँ जी।
हेलो। यस सर। हाँ जी, आवाज आ रही है परसलान? यस सर। आवाज क्लियर है ना कि नहीं? अभी भी प्रॉब्लम हो रही है? जी जी सर, अभी आ रही है आवाज सही। सही आ रही है ना, चलो शुक्र है कि आ रही है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, किसी भी बॉडी में कितनी हीट है उसका वो जो हमारी सेismic वेव्स हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन सोर्स टू अदर, जो हमारी seismic वेव्स है ना, तो इनका बिहेवियर या इनका रिस्पांस अर्थ में थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये कुछ लॉज जो हैं वो बेसिकली रिलेट करते हैं हमारी उस एनर्जीज पे, ठीक है। यानी कि स्नेल्स लॉ मैंने सबसे पहले आपको बताया। अब तो आवाज आ रही है ना अरसलान? आवाज आ रही जी है ना? सर, अभी आवाज आ रही है ओके, सर। अभी अभी गौर से सुने। अच्छा, मैंने आपको कहा कि जिस एंगल से आपकी एनर्जी जो है ना, स्नेल्स लॉ सिंपली कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो ये लॉ जो है बेसिकली बेस करता है साइज्मिक वेव्स एनर्जी के बिहेवियर पे, कि जब वो सब सरफेस में जाती है और मटेरियल, कोई भी मटेरियल लेयर हो उसके साथ टकराती है, जिनकी डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं, वो किस तरह रिस्पॉन्स करती हैं इन वेव्स को, ठीक है जी। आप बोलेंगे ठीक है? यस सर। जी सर। ओके ओके। तो जो हमारे पास जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या जो इंसिडेंट एनर्जी होती है, वो क्या होती है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, जिस एंगल से वो जाती है, जिस एंगल से, उसी से आपके पास सब सरफेस में रिफ्लेक्ट बाउंस होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है जी। और दूसरी पार्ट वो है, अगर आपके पास जो मटेरियल नीचे वाला इतना वो ना हो और ये वहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जो है ना चेंज हो जाती है, और ये क्या होती है, उसके साथ नीचे लेयर में ट्रेवल करती है, ये रिफ्लेक्ट होके आगे जाके रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है जी। तो मकसद क्या हुआ कि जो इंसिडेंट एनर्जी है दैट स्प्लिट इन टू पार्ट्स, वन रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल equal to the angle of incidence, and one part reflected to an angle related to the velocity contrast between two layers. तो नीचे फिर इसकी इक्वेशन अगर आपको नजर आए, साइन q1 is equal to sin q mean that sin theta 1 upon v1 is equal to sin theta 2 upon v2, ठीक है जी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये फिगर आप, जी सर समझ आ रहा है। गुड। अब अगर आप इस फिगर को देखें जरा, तो ये आपके पास एक सिंपल एक फिगर दिखाई गई है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट पी वेव है जो आग के बाउंड्री से, ये अब हमारे पास लेयर 1 है, सपोज इसको हम कंसीडर करते हैं, क्या कहते हैं कि ये लेयर 1 है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, ठीक है जी। और ये नीचे जो है दिस इज v2। तो अब जब यहाँ से वेव जनरेट होती है तो ये आएगी, ठीक है, इस बाउंड्री से जो है ना टकरा के आपके पास क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्या है, ये इस लेयर से टकरा के वापस होगी। और कुछ वेव्स अगर आप देखें तो इससे गुजर के नीचे आ गए। नजर आ रही है आपको बात? सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज द रिफ्लेक्टेड। और ये जो एंगल बना रही है इसके साथ, तो ये आपके पास Q1, ठीक है, थीटा 1, और नीचे जो ये आ रहा है तो ये थीटा 2 है। तो हमारे पास हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास ये डेंसर होगा नीचे वाली लेयर, तो V2 जो है वो ग्रेटर होगा V1 से। समझ आई बात? याद रखिएगा कि जो गुड, याद रखिएगा कि जो मटेरियल जितना ज़्यादा डेंस होगा, कंपैक्टेड होगा,
यानी कि जिसको आप कह सकते हैं इसमें अनकंसोलिडेटेड पोर्शन नहीं होगा, तो उससे जो एनर्जी है वो बहुत स्पीड में ट्रेवल करेगी। समझ आई बात? और जब भी मटेरियल आपके पास अनकंसोलिडेटेड होगा, ओके, जब भी मटेरियल आपके पास जब भी मैं सॉरी टू से ये हेडफोन थोड़ा हो गया था, मैं कह रहा था कि जब भी मटेरियल हमारे पास क्या होगा, कंपैक्टेड होगा, जिसमें पोरोसिटी नहीं होगी, बिल्कुल सीमेंटेड होगा, तो उसमें से जो साइज्मिक वेव एनर्जी की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी। और अगर आपके पास सब सरफेस मटेरियल अनकंसोलिडेटेड होगा, उसमें आपके पास पोरोसिटी होगी, उसमें आपके पास परमेबिलिटी होगी, और उसमें जो पोर्शंस हैं देयर विल बी पोर्स, तो उसमें से साइज्मिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं ये अगर आप इस फिगर को देखें, जो आप देखें ऊपर इंसिडेंट पी वेव आ रही है, तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको कहा स्नेल क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नजर आ रहा है आपको, θ1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस वन। ठीक है जी। और ये अगर आप इस रेस को देखें तो ये रिफ्लेक्टेड है। सारी वेव्स, कुछ वेव्स ऐसी भी होती हैं जो जनरेट होकर डायरेक्ट रिसीवर पे रिकॉर्ड हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो नीचे जाती हैं लेयर से और वो ट्रेवल करती हैं लॉन्ग द लेयर और आगे जाके जो है ना वो रिसीवर पे रिकॉर्ड हो जाती हैं। समझ आई बात? अरसलान अल्ताफ का बताएं जरा। जी सर, आपने कहा था कि मतलब हमारे पास जो मटेरियल जितना सॉलिडिफाई होता जाएगा, मतलब जितना डेंसर होता जाएगा, उसमें सर हमारे जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब जितना मतलब सॉलिड की तरफ मतलब मटेरियल होता जाएगा, मतलब जितनी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होती जाएगी, मतलब उसमें उतना ही रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें वेव स्पीड से ट्रेवल करेंगे। और सर जिसमें मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, मतलब सॉलिडिफाई नहीं होता जाएगा, उसमें सर रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो जाएगी, उसमें फिर वेव इतनी स्पीड से ट्रेवल नहीं करेंगे। हेलो जी जी, गुड। अरसलान समझ आई आपको? यस सर। गुड। देखो अल्ताफ, आप उसको कम्प्लेक्स कर रहे हो। मैंने सिंपल कहा कि अगर आपके पास मटेरियल डेंसर होगा, डेंस मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, हुजम ज़्यादा होगा, जिसके अंदर सुराख नहीं होंगे, परमेबिलिटी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है, वेव्स हैं, वो बहुत स्पीड से ट्रेवल करेंगी। ठीक है। और जब आपके पास कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल जो है ना कम्पैक्ट नहीं होगा, कंसोलिडेटेड नहीं हो, कंसोलिडेटेड मीन दैट कि कंसोलिडेटेड नहीं होगा, एक दूसरे के साथ सीमेंट नहीं होगा, तो उससे वेव स्लो ट्रेवल करेगी। तो स्नेल लॉ बेसिकली यहाँ पे रिलेट होता है। तो सर इसमें पर सर ये भी हो जाता है ना, मतलब इंटरमॉलिक्यूल अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो सर कंपैक्ट ज्यादा होगा ना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगी तो उसकी कंपैक्शन कम होगी। तो इस बेस पे भी सर हम कह सकते हैं ना सर? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप थोड़ा उसको वो कर रहे हो ना। इंटरमॉलिक्यूलर मीन दैट वही आ गया ना कि जो उसके एलिमेंट्स हैं ना, जो उसके मटेरियल के एटम्स हैं, वो कम्पैक्ट नहीं। हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल आपने सीखा, वो भी है अब तो, मतलब उसको आपको मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, इतना कम्प्लेक्स उसमें नहीं जाए ना। बिल्कुल मॉलिक्यूल अगर आपके पास पैक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ सीमेंट होंगे, तो याद रखिएगा उससे वो की स्पीड बढ़ेगी। तो सिंपल इस लॉ के मुताबिक मैंने आपको क्या कहा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी समझ आ गई बात? जो भी है ये लॉ ऑफ नेचर है, जो भी चीज समझ आई बात? अवेलेबल होगी, प्रेजेंट होगी या बाहर सराउंडिंग में प्रेजेंट, हेलो, वहां के रूम टेंपरेचर पे अरसलान। और यस सर। सो नहीं यार, समझ आई है कि नहीं आई? जी जी सर समझ आ गया। अच्छा, उमेर हयात, जी सर समझ आ उमेर गया हयात आप बताओ, उमेर हयात आप बताओ, समझ आई? जी जी सर समझ आ रही है माशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा, अब आगे जाते हैं। ठीक है। तो एक मिनट। अच्छा, क्या है कि ये जो रिलेशनशिप है स्नेल का, ये डेवलप किया था किसके लिए? ऑप्टिक्स की स्टडी के लिए। ठीक है जी। लेकिन चूंकि हम इसको इक्वली अप्लाई कर सकते हैं साइज्मिक वेव पे भी, और इसका मेजर रोल यही है कि हम चूंकि वेव जनरेट करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि जिस स्पीड से वेव
बाउंड्री से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है जिस एंगल से, और कोई रिफ्लेक्ट होती है उस पॉइंट से किस एंगल पे, एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, तो उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये ला अप्लाई मतलब बिल्ट ऑन होता है सिस्टम्स में। हम उसकी जो वेव्स हमारे पास तो आती हैं, लेकिन उसके रिस्पांस और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे जहन में इसका आइडिया होना चाहिए। तो ये मैंने इसमें वही लिखा है कि स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या स्टेट करता है कि द एंगल एट विच अ रे इज रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी, उस बाउंड्री के ऊपर जिस एंगल से अगर आप वो रे को सेंटर में रखें और जिस एंगल से वो वेव आपकी टकराएगी उसी से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आपकी उस पे आएगी, अपना रिसीवर पे। ठीक है जी। और जो बेसिकली अगर आप देखें ये नॉर्मल एज है, मैंने इसमें एक बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल एज है, ये नॉर्मल है ना, यहाँ से दोनों की जो एंगल है वो हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, इस विद रिस्पेक्ट टू दिस इज द रे सेंटर। ठीक है जी, समझ आई बात। हम इसके रिस्पेक्ट हम एंगल मेजर करते हैं। ये जो रे आपके पास आ रही है तो ये θ1 θ2 ये इसमें आगे लिखा हुआ है। अल्ताफ हुसैन समझ आ रही है बेटा? अल्ताफ जी सर। गुड गुड, समझ आ रही है ना? जी सर समझ आ रहा है सर। ठीक है, आगे जाते हैं। तो अच्छा, हमारे पास वो पोर्शन एनर्जी का जो आपके पास सब सरफेस लेयर से ट्रांसमिट होती है सेकंड लेयर में, और वो बिकॉज ऑफ द कंपैक्शन और बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लेयर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है प्रोपोगेशन के बाद, उसके बाद सेकंड वेव में। तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो अपनी डायरेक्शन चेंज होती है, लाइक इधर जाती है उधर। ठीक है, और आगे जाके किसी भी रिकॉर्ड होती है तो वो रिफ्लेक्टेड होती है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हम बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड सिर्फ हम सरफेस बेसमेंट के लिए स्टडी करते हैं। मैंने आपको कहा था कि कभी है किसी जगह पे आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी जगह पे आप टनल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या बड़ी सोसाइटीज बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यार इसमें सरफेस पे कोई फॉल्ट्स तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर्स तो नहीं है। अगर कोई ब्रेकेज है तो कल को अगर आप वहाँ पे बेड रॉक या बेसमेंट रखेंगे और बिल्डिंग बनाएंगे तो व्हाट विल हैपन कि आपकी वो बिल्डिंग या वो डैम कोलैप्स करने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो बैठ जाएगा तो डेफिनेटली पूरा स्ट्रक्चर आपका तबाह हो जाएगा। समझ आई बात? समझ आ रही है? गुड। तो ये जो वेव ऊपर से आपकी जनरेट होकर ज़मीन में जाती है, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कि जो दो लेयर्स ज़मीन में लेयर्स हैं, अपर लेयर और लोअर लेयर्स, जैसे ऊपर मैंने आपको लेयर बताई, उनका वेलोसिटी कंट्रास्ट क्या है, तो उस बेस पे वो वेव रिफ्लेक्ट होती है। अगर याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको फिगर में बताया कि अगर लेयर 2 की वेलोसिटी जो है ना क्या होगी, अगर लेयर 2 की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, लेयर 1 से। एक मिनट, हेलो जनाब, अल्ताफ हुसैन। जी सर। अच्छा, सो तो नहीं रहे हो ना?
सर हमने वेलोसिटी ऑफ ये रॉक में सर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, स्पीड मतलब डिफरेंट होती है वेव्स की। ये सर हमने रॉक मैकेनिक में भी पढ़ा था सर। सर ने मैं थोड़ा बहुत बताया था कि मतलब हर रॉक की अपनी मतलब क्वालिटी होती है, कुछ में वेव्स की वेलोसिटी हाई होती है, कुछ में कम होती है। बिल्कुल, उसकी वजह मैं वही बता रहे हैं, सिर्फ रॉक स्पेस को हम अप्लाई नहीं करते हम। आप इसको जितना भी मटेरियल है, जिसमें साइल आ गई, जिसमें सैंड आ गई, जिसमें आपके पास रॉक्स आ गए, मिनरल्स आ गए, तो हर एक की वेलोसिटी अलग होती है। क्योंकि हम यहाँ पे सब सरफेस की बात कर रहे हैं ना, तो सब सरफेस अगर लेयर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं होगी, उसमें हज़ारों चीज़ें होंगी। उसमें आपके पास साइल भी हो सकती है, सैंड भी हो सकती है, ग्रेवल भी हो सकते हैं, बॉर्डर भी हो सकते हैं, रॉक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ जी रही सर। बात? हाँ, जी सर। तो मैं जी आपको सर। बता रहा था बेटा, मैं वंस अगेन देखें, अगर स्टार्ट में तो शेयर हो रही थी आप लोगों ने दरमियान में अगर बताया नहीं। अगर अगर मैंने कहा कि सेकंड लेयर की जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट लेयर से ज़्यादा होगी, तो आपकी जो रे गुजर गई है सेकंड लेयर से, मतलब वो बाउंड्री से, तो वो उसमें क्या होगा कि आपकी जो रिफ्रैक्टेड वेव है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ बेंट हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आई इस पॉइंट की? सर कैसे सर, ये पॉइंट दोबारा बताएं। बेटा ये कह रहा था, आपको स्क्रीन पे स्लाइड तो नजर आ रही है ना? जी सर स्लाइड नजर आ रहे हैं सर। रिकॉर्ड में नहीं हो रहा है। एक मिनट अल्ताफ बेटा, एक मिनट मुझे देना। अच्छा, सॉरी, मैं एक मिनट के लिए थोड़ा। अच्छा, मैं ये कह रहा था ना अल्ताफ हुसैन, हेलो जी सर। जी, देखो इस पॉइंट को समझने के लिए चलिए दोबारा स्टार्ट करें। क्या होगा, मैं आपको इस पे जाता हूँ, एक मिनट सब्र करें, ये इस पे जाएं। अगर हमने क्या कहा कि अगर देखें इसमें सिंपल देखें, ये इस लेयर की वेलोसिटी v1 है, इस लेयर की वेलोसिटी v2 है। अगर ये जो लेयर है सब सरफेस की, ये डेंसर है इससे, यानी कि इसमें मटेरियल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन, तो इससे जो वेव आके गुजर रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड वेव क्या कर रही है, देखिए यहाँ से आ रही है, नजर आ रही है आपको? सर यहाँ ये स्लाइड में सर एरो वगैरह नजर नहीं आ रहे सर। एरो जो मैं वो मूव कर रहा हूँ नहीं सर नजर आ रहे? वो सर शो नहीं हो रहे सर। आप कह रहे हैं कि ये वाला लेयर, ये वाला प्रेशर यहाँ तो शो नहीं हो रहा है एरो, मतलब प्रेशर समझ नहीं आ रहा है आप कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं। देखो इसमें सिंपल देखें, V1 और V2 से सर समझ आ रहा है, V1 ऊपर वाला है और V2 नीचे। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे समझे ना, जो V2 है ये आपके पास इसमें डेंसर है ना, अगर ये जी V2 सर। ठीक है, जो आप पी वेव, ये इंसिडेंट वेव देख रहे हैं, ये यहाँ से इस जिस पॉइंट से नीचे गुजर रही है दूसरी लेयर में, ठीक है, चाय बनाने से लेकर तो दूसरी लेयर में जब ये जा रही है नीचे, तो ये आगे जाके क्या होगी, हॉरिजेंटल की तरफ, ऊपर की तरफ, इस लेयर की तरफ जो V1 है हॉरिजेंटल की तरफ बेंड हो जाएगी। समझ आई बात? इसी तरह इंडस्ट्री के हम देखते जी सर। हाँ, तो ये किस केस में कि अगर आपके पास V2 की डेंसिटी ज़्यादा है, अगर V1 की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि ये वर्टिकल आगे जाके ना वर्टिकली ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है जी। सर फिर हम इसको सर रिफ्लेक्ट भी कह सकते हैं सर, मतलब कि अभी नीचे डेंस लेयर आ गया तो हमारा वेव रिफ्लेक्ट हो गए। नहीं, वो रिफ्लेक्ट तो, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपने किया। रिफ्लेक्टेड वेव याद रखिएगा कि ये जो आपके पास V1 V2 ये जो लेयर नजर आ रही है ना सेंटर में, नजर आ रही है आपको अल्ताफ? सर आपके
आवाज बीच में कट गई। जी सर अभी क्या आवाज आ गई सर? मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पास बाउंड्री इंटरफेस है ये V1 V2 के दरमियान, ठीक है, वो वेव जो बाउंड्री के साथ टकरा कर वापस जाएगी उस एंगल से, वो रिफ्लेक्टेड होती है। जो लेयर से गुजर के जाएगी और आगे से जाके ऊपर जाएगी तो वो रिफ्लेक्टेड होती है। इनमें ये डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा जो पॉइंट समझा रहा हूँ वो ये है बेटा कि अगर आपके पास सेकंड लेयर की मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये उससे इंटरफेस बाउंड्री से गुजर के आगे जाएगी, आगे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है, सीधी, मतलब इस लाइन के साथ आगे जाएगी। अगर आपके पास V1 ज्यादा है लेकिन फिर भी ये ले गुजरेगी, इससे गुजर के बेंट हो के आगे से फिर ऊपर की तरफ वर्टिकली जाएगी, ठीक है। समझ आई बात? सही सर, अभी समझा गए। गुड। मैंने आपको क्या कह रहा था कि अगर हम देखें, यही मैंने आपको कहा कि ये था आपके पास, आपका कौन सा सनेजला समझ आ गया? सनेजला का तो होना चाहिए। जी सर। ओके, आगे जाते हैं। हाइजीन प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है बेसिकली हाइजीन। इसका मकसद क्या है? इस कंसेप्ट को जरा समझिएगा। इसका मकसद क्या है कि आपके पास जब वेव मूव कर रही है, क्या कर रही है? उमर हयात, जब वेव मूव कर रही है क्या कर रही है? उमर हयात। जी सर, जी सर। गुड। जब आपकी वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जी सर, जब वो, अब आगे मुझे रिस्पांस देते जाएं, जब वेव आगे मूव करती है ना, आगे की तरफ जाती है, तो जैसे ही आगे जाती है तो अगली वेव के लिए पिछली वेव एज अ सोर्स काम करती है। इसको कहते हैं सिंपल हाइजीन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है जी। कि क्या कि एवरी पॉइंट ऑन एन एडवांसिंग वेव फ्रंट can be regarded as a source of secondary wave, and the later wave front is in क्या होगा? जो आपके पास जो वेव फ्रंट है वो क्या होगा कि उसके लिए सेकेंडरी वेव के लिए टेंजेंटली बिहेव करेगा। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम पे चले जाते हैं। डायग्राम नजर आ रही है सबको? जी सर। हाँ जी, हेलो हेलो जी सर। बेटा, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अब आपको जी सर, आ रही है। स्लाइड शो हो रहे हैं। अब स्लाइड शो हो रही है ना? यस सर। कर्सर नजर आ रहा है आपको? यस सर। ठीक हो गया। अब ये इसलिए कि मैंने कहा देखूं ये ऐसी ऑप्शन इसकी, तो अब आगे जाए। ये है ना मैं वेव। अब आप कर्सर नजर आ रहे हैं ना? सिंपल। यस सर। आप देखें ना, मैं जो बता रहा था कि ये भी गुड,
ये v1 है सिंपल, ये v2 है। इसकी जो वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v1 से, इसकी वेलोसिटी को d2 से। ये जो है इंसिडेंट वेव, आपने वेव सपोज जनरेट की, ये आपके पास नजर आ रही है, ये आपके पास लेयर बाउंड्री है। क्या है? लेयर बाउंड्री। अब इस जो वेव आ रही है तो वो यहाँ से जो बाउंड्री से टकरा के वापस जाएगी, आपके पास रिकॉर्ड होगी, ये है रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है जी। और प्राइमरी जो हमें रिक्वायर्ड होती है इन एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन, वो क्या होगा, वो ये रिफ्लेक्टेड वेव होती है। क्योंकि ये हम जितनी भी लेयर अपनी उसके लिए चूज करें, उससे हमारे पास जितनी रिफ्लेक्शन आती है उसको फर्दर हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। अब ये वेव इससे गुजर गई, मैंने आपको ये बता रहा था अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है v2 की, ठीक है, लाइक इसमें है भी v1 की कम है और v2 की ज्यादा है, अगर इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो ये वेव नीचे नजर आ रही है, जा रही है, ये होते होते यहाँ से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी सर। हाँ। और अगर जी अगर इसकी ज्यादा है और इसकी कम है तो ये नीचे गुजरेगी। याद रखना इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो रिफ्लेक्टेड होती है ये यहाँ से गुजरती है सेकंड लेयर में, फिर जाती है, और जो रिफ्लेक्टेड है वो बाउंड्री से वापस आती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम जाएं आगे नेक्स्ट, उस पे हाइजीन प्रिंसिपल का मैंने आपको कहा कि जो हर वेव है, हर वेव है एक्चुअली वो नेक्स्ट वेव के लिए एज अ वेव फ्रंट काम करता है। लाइक अगर आप इसमें देखें, ये हमारे वेव है, क्या है, नजर आ रहा है, ये ओरिजिनल वेव है। गुड बेटा। ये जैसे आगे ट्रेवल करेगी तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उससे न्यू वेव फ्रंट जनरेट होगा। ये नजर आ रहा है आपको? जी सर। जैसे जैसे ये वेव आगे जाती जाएगी, इससे न्यू जो वेव फॉर्म है वो जनरेट होता जाएगा। ठीक है। पता नहीं क्या मसला आ रहा है। सर प्लीज इसको रिपीट कर सकते हो सर, मेरा थोड़ा स्लाइड का इशू है सर। क्यों नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको रिपीट करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास वेव, जैसे आपने वेव जनरेट की, थैंक यू सर। गुड, कोई इशू नहीं है। अब ये जैसे वेव जनरेट हुई तो ये हमारी ओरिजिनल वेव है। ठीक है। जो नेक्स्ट वेव है उसके लिए इसके पार्टिकल्स एज अ सोर्स काम करेंगे। तो वो वेव जैसे जैसे आगे आएगी, लाइक ये वेव है ना, तो इसके ये पार्टिकल्स हैं, तो ये नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए, इस वेव के लिए ये एज ए सोर्स काम करती है। यानी कि इससे जैसे आगे जाते हैं तो सेकेंडरी वेव जनरेट होती है, फिर ये वेव आगे जाएगी, आगे नेक्स्ट जनरेट होगी, आगे नेक्स्ट होगी, तो इसी तरह ये वेव्स ट्रेवल करती हैं। समझ आई बात? समझ आई कि नहीं आई? हेलो, यस सर। नहीं आई तो फिर रिपीट करो। सर आ गई सर, समझ सबको आ गई उम्र हयात? यस सर। जी सर। जी सर समझ आ गई। अच्छा, समझ आ गई, शुक्र। तो ये है बेसिकली हाइजीन प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल का मकसद बेसिक डिफाइन करने का कि जो भी वेव फॉर्म है वो हर नेक्स्ट वेव के लिए एज ए सोर्स काम करती है। तो न्यू जो वेव फ्रंट जनरेट होता है वो पिछली वेव फॉर्म के वेव फ्रंट से आगे जनरेट होता है। ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर वेरी भी तो इसका मैंने लिखा भी ये क्या है कि दिस प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स क्या, एवरी पॉइंट ऑन एडवांसिंग वेव फ्रंट इज अ न्यू सोर्स। किसके लिए? ऑफ स्फेरिकल वेव्स, मतलब जो एक न्यू सोर्स बनता है नेक्स्ट वेव के लिए, वो क्या होता है, हर वेव फ्रंट पॉइंट जो आगे वेव जा रही है तो उसका फ्रंट पॉइंट होता है वो नेक्स्ट वेव के लिए एज अ सोर्स काम करता है। वो टेम्परेचर सेम रहेगा, जस्ट फेज चेंज होगा। ठीक हो गया जी? ट्रांसफर हो रही है बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह उमर हयात ठीक हो गया? जी सर। सॉलिड हाँ, से जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब सब्लिमेशन के प्रोसेस में भी टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। फर्मेट प्रिंसिपल लास्ट प्रिंसिपल है। अच्छा, ये 3-4 प्रिंसिपल मैंने बेसिक्स डिफाइन किए। इसमें फर्मेट प्रिंसिपल क्या हुआ डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। कि जो साइस्मिक पल्स होती है, जस्ट हीट ट्रांसफर हो रही है बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जो साइस्मिक पल्स आप या साइस्मिक वेव हम जनरेट करते हैं कहाँ पे जनरेट करते हैं? सरफेस पे। तो वो क्या होगी कि वो कनेक्ट इससे कि जो सोर्स होता है और पार्टिकुलर रिसीवर होता है उसके साथ। कि क्या हुआ कि seismic pulse that travels in a medium follows a connected path between the source and a particular receivers। यानी कि जो आपकी पल्स जनरेट होती है seismic pulse या वेव, तो
तो वो क्या होती है कि वो मीडियम से जब गुजरती है तो वो बेसिकली एक सोर्स और रिसीवर के दरमियान, क्योंकि सोर्स से आप जनरेट करते हैं और एक पार्टिकुलर रिसीवर क्या होता है, उसको रिसीव करता है। लेकिन फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है, सुनिएगा जरा प्लीज। और मुझे ये सर की आवाज आए तो कि मैं आगे बोल जाऊँ। उमर हयात जी सर। बेटा मैंने क्या कहा कि जब सेismic वेव हम जनरेट करते हैं तो इस गुड सरफेस पे जनरेट करते हैं तो ये सोर्स और रिसीवर और सेंटर में मीडियम का रिस्पांस रिसीवर पे आके रिकॉर्ड होता है, ठीक है जी, पर्टिकुलर। लेकिन फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसका एक पाथ नहीं होता, मल्टीपल ट्रेवल पाथ हो सकते हैं सब सरफेस में, ठीक है जी। तो हाँ, इसके लिए क्या कहता है कि हो सकता है कि एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन इवेंट्स आपके पास क्या हो, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन इवेंट्स आपके पास जो है ना वो रिकॉर्ड हो। तो इसकी स्पेसिफाइड एग्जांपल जो है जिसको हम कहते हैं बाउ टाई इफेक्ट, ठीक है। ये फर्मेट प्रिंसिपल की जो है ना क्लासिकल एग्जांपल है। इसकी समझ आपको आएगी इस फिगर पे, ठीक है जी। नजर आ रही है फिगर आपको? जी सर आ रही है। वेरी गुड। अब देखें इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। लाइक ये हमारे पास रिसीवर लगे हुए हैं, क्या है, 1 2 ये सोर्स है, क्या है ये सोर्स है, देखें 1 2 3 4 5 6 7। जी जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही भाइयों? सर आ रही है। अब गौर से जी फिगर को देखें कि देखें जो वेव्स हैं नीचे आ गई। अब सपोज आपके पास इस शेप की बॉडी आ गई, क्या आ गई, इस शेप की बॉडी आ गई। तो क्या हुआ कि इससे मल्टीपल पाथ्स हैं। देखें सोर्स से जब आती हैं ये वेव्स, यहाँ पे देखें आप इस पॉइंट को देखें मल्टीपल पाथ है, यहाँ से आके इधर जा रही है, कोई यहाँ से उधर जा रही है, देखें। और ये वेव अगर आके यहाँ पे आके यहाँ से सेंटर से हो रही है तो इसके मल्टीपल पाथ्स हैं, है कि नहीं? अब ये सिंप्लीफाइड, अब इसी को अगर आप इसमें देखें तो देखें पाथ कैसे इसमें नजर आ रहे हैं आपको। हेलो हेलो जी सर। हाँ बेटा ये देखें ना, इसमें इसके पाथ डिफरेंट हैं। फर्मेट प्रिंसिपल के मुताबिक बाउ टाई इफेक्ट क्या है, कहता है कि जो वेव जाती है उसके में भी पाथ एक से ज्यादा हो, यानी कि सरफेस पे आप सर्वे करें एक रिफ्लेक्शन इवेंट ना ज्यादा है। तो देखें ये मल्टीपल आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो इसको अगर आप इसमें देखें सिंपली इसकी इंटरप्रेटेड ये है, ये देखें इसकी सिंपल इसको अगर आप देखें तो देखें 1 सेम लाइक दिस वन। स्ट्रक्चर को जब आप मैप करते हैं फिर 2 3 है, तो इसके डिफरेंट ट्रेवल पाथ्स हैं। क्या नजर आ रहे हैं? ट्रेवल पाथ नजर आ रहे हैं। ट्रेवल पाथ नजर आ रहे हैं। और ये फर्मेट प्रिंसिपल कहता है कि हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा क्या हो, गुड एंड। ये कल का लेक्चर हो गया एंड, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह आपको शेयर भी हो जाएगा और आपके उसको भी मिल जाएगा ना, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर जी, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएं। उस रिलेटिव एनर्जी की मूवमेंट को हम कहेंगे हीट, और जितनी एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे टेंपरेचर। हेलो जी सर। जी सर बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे हम जाते हैं। जी सर। साइज्मिक वेव्स ये आपने पढ़ी भी हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और इस लेक्चर के बाद हम इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो स्टूडेंट सबको मैसेज कर दें कि यार जो भी मिस करेगा तो ये उसका अपना नुकसान है, ठीक है। हम डेटा एक्विजिशन पे जाएंगे और वो चीज़ें जो स्टार्ट से पिक नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होता जाएगा, ठीक है। यस सर जी, तो साइज्मिक वेव्स का टॉपिक है, हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, इसको ख़त्म करेंगे और इसकी कुछ वीडियोस भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो साइज्मिक वेव कितने स्लाइड है सर इसके? क्यों सर अभी तो दूसरा क्लास भी स्टार्ट होने वाला है ना। आपको दूसरा क्लास हो सर स्टार्ट होगा सही। तो बेटा अभी तो ये 10-25 हो रहे हैं। आधा घंटा है सर। आधा सर घंटा मैंने कहा ऐसे ना हो कि हाफ हो जाए फिर दोबारा फिर दूसरी क्लास की बारी आ जाए, फिर ये ऐसे ना हो कि बीच में से लेक्चर फिर ब्रेक हो जाए। नहीं लेक्चर इंशाल्लाह ब्रेक नहीं होगा, आपका लेक्चर खत्म होगा। आप जरा इसको सुनिएगा, देखिएगा, आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछिएगा, ठीक है। हमारा जो है साइज्मिक वेव्स, हम थोड़ा थोड़ा करके अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो हमारी फील्ड है उसकी तरफ आ रहे हैं। हमने स्टार्ट में जर्नल ओवरव्यू देखा, फिर उसके बाद कुछ बेसिक देखी, फिर उसके बाद उनके बिहेवियर रिस्पॉन्सेज देखे।
तो बेसिकली जो सरफेस पे जो हम जनरेट करते हैं दैट्स योर व्हाट साइस्मिक वेव्स। ठीक है जी, साइस्मिक वेव्स क्या हैं कि ये बेसिकली अगर आप देखें तो साइस्मिक वेव्स काज होती हैं किस बेस पे कि बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक विद इन द अर्थ। ठीक है जी, और ये वेव्स जो नेचुरली होती है ना उसमें अगर बात करें कि वो अर्थक्वेक से प्रोड्यूस होती हैं, या those waves of energy which suddenly release due to the rupture or explosion। देखें दोनों बातें आ गई, समझ आई बात? उमेर हयात सर ये वेव्स देखें क्या जी है? सर आप कह रहे हैं जी जी कंटिन्यू करें सर, समझ आ रही है। ओके ओके, यहाँ पे समझना है तो हम आपसे प्रश्न करेंगे ओके जरूर। ओके ओके। तो बेसिकली क्या है, ये वेव्स देखें दोनों सोर्सेस से, यानी कि दो these waves are generated due to the rupture inside the earth surface or explosion। अगर आप सरफेस पे एक्सप्लोजन करते हैं उससे भी जनरेट हो सकती हैं, और इनसाइड द अर्थ सरफेस रप्चर से भी जनरेट होती हैं। एंड कॉज शेकिंग इन द रॉक बीइंग द अर्थ सरफेस। जो आपके अर्थक्वेक्स आते हैं जमीन के अंदर, ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉक्स आर सडनली ब्रेक्स डाउन बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड मूवमेंट्स, प्लेट मूवमेंट्स। तो वो आपके पास क्या होती है, नेचुरल होती है, जो मैंने आपको बोला भी था। और अगर आप वही वेव्स अगर मैंने आप वही वेव्स अगर हम एक्सप्लोजन करते हैं और एक्सप्लोजन से जो वेव सरफेस पे जनरेट होती हैं, दोज आर ऑल सेम, हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, वेलोसिटी में डिफरेंसेस होती हैं, एक नेचुरल होती है, एक आप डेवलप करते हो। तो हमारा प्राइमरी टैक्टर एक्सप्लोजन पे है। ठीक है जी, फिर इसकी जो टाइप्स हैं साइस्मिक वेव्स की, मेनली दो टाइप्स हैं। एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है क्या, बॉडी वेव्स। तो वो जी जी, बॉडी वेव्स कौन सी होती हैं? दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू द अर्थ इंटीरियर, यानी कि बॉडी मतलब आपकी बॉडी के अंदर सब कुछ आ सकती है। तो ये वो वेव्स होती हैं कि जो बॉडी के इंटीरियर में ट्रेवल करती हैं, फोकस से हर डायरेक्शन में, और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्यों कि ये अगर हम बात करें तो अगर आप नेचुरली बात करें तो वो जब रॉक ब्रेक डाउन होता है तो वो तो नेचुरल होती है। ठीक है जी, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी फ्रैक्चर किस एरिया में कैसे अकर हुआ है, या ब्रेकिंग ऑफ रॉक डाउन किस बेस पे हुआ है, किस तरह हुआ है, नियर टू द सरफेस है, ठीक है, और इन डेप्थ है। तो फिर जो बॉडी वेव्स हैं इसकी अपनी फर्दर दो टाइप्स हैं। कौन कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स। पहली प्राइमरी वेव है जी, तो या गुड, प्राइमरी वेव जो हैं वो वेव हैं इसको हम कंप्रेशनल भी कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा कि जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो पैरेलल होते हैं, यानी कि पैरेलल अगर आप देखें, लाइक इस माउस को देखें, ये माउस नजर आ रहा है, एक होता है परपेंडिकुलर, अगर आपके पास ये बॉडी पड़ी हुई है ये इस तरह की ना, और वे वैसे ट्रेवल करे तो ये परपेंडिकुलर आ गया। और अगर आपके पास ये बॉडी है और इसी के सिमत में ट्रेवल करे तो पार्टिकल भी इसको पुश करते हैं, और ये इसकी अपनी स्पीड भी होती है। तो इसकी जो अपनी स्पीड भी होती है और पार्टिकल भी पुश करते हैं, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी? उमर हयात कैसे सर? हाँ कैसे सर, सो रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज वेव ट्रेवल कर रही है, ये स्लाइड नजर आ रही है, अगर मेरे माउस को देखें, अगर ये देखें इस तरह, ये पार्टिकल्स हैं और इसी डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, तो फिर स्पीड इसकी कम होगी या ज्यादा होगी? सर इसकी ज्यादा होगी सर स्पीड। गुड, स्पीड फिर ज्यादा होगी। क्यों कि इसको एक तो अपनी स्पीड है और एक इसको पार्टिकल्स पुश कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसकी पी वेव की स्पीड नॉर्मली होती है कितनी, 4 to 7 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 9 to 15,000 माइल्स पर आवर, इतनी ज्यादा स्पीड होती है प्राइमरी वेव्स की या कंप्रेशनल वेव्स की। अब ये देखें, इसमें फिगर नजर आ रही है आपको? जी सर। इसमें अगर आप देखें गौर से, अगर ये आपके पास मटेरियल एक पड़ा हुआ है, एक लॉन्ग पिलर टाइप, और इससे क्या होता है कि पी वेव आ रही है या लॉन्गिट्यूडनल वेव आ रही है, तो फिर क्या होगा कि एक इस स्पीड में, इस डायरेक्शन में आपकी वेव भी मूव कर रही है और ये पार्टिकल के पैरेलल है, तो इसको एक अपनी पुश है और एक पार्टिकल्स की है, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी, गुड। अब सेकेंडरी वेव है, इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी? सेकेंडरी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। इसमें याद रखिएगा इसकी स्पीड बहुत कम होती है। उसकी बेसिक रीजन क्या है कि ये परपेंडिकुलर मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग पार्टिकल्स, और इसकी स्पीड कम होती है।
ठीक है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि इसकी प्रोपोगेट, ये जो वेव प्रोपोगेट करती है, ये परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इस फिगर में अगर आप देखें नजर आ रही है, अब ये पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स हैं, नजर आ रही है आपको बात? ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन इस तरह है। ठीक है, ये है पार्टिकल और ये वेव ऐसे मूव कर रही है इसकी मूवमेंट के परपेंडिकुलर। तो इसकी स्पीड फिर एक इसकी अपनी स्पीड से जा रही है और इसकी परपेंडिकुलर है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी स्पीड को कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे सर। कम कर देंगे, गुड। तो ये व्यू जो है, मैंने आपको कहा था कि ये जो वेव्स हैं, एस वेव्स, वो लिक्विड्स के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। क्यों? कि शेयर मॉडुलस मैंने भी आपको कहा था कि शेयर मॉडुलस क्या होता है? 0 होते हैं फॉर द लिक्विड्स। ठीक है जी सर, ऐसे भी कह सकते हैं ना सर, मतलब कि उस लिक्विड में इलास्टिक क्वालिटी नहीं होती है। नहीं बेटा, आप कह सकते हैं इलास्टिक क्वालिटी अप टू सम होती है, लेकिन उसमें आपकी डिफॉर्मेशंस नहीं आती हैं, डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं होती है। आप उस पे मतलब एक जार के अंदर, अगर आप एक बॉडी के अंदर एक लिक्विड को बंद कर दें, सपोज ये हो सकता है ना कि अगर आपके पास रॉक है, उसके अंदर लिक्विड है, अगर ओपन लिए फिर तो डेफिनेटली 0 होगा ना। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि शेयर मॉडुलस आपके पास नहीं होगा। मैंने अभी आपको इसको डिटेल में स्टार्ट में कहा था। अगर आपके पास लिक्विड फील्ड जार है और उसमें रॉक है तो वो एक चीज, वो एक अलग कंसेप्ट आ जाता है। लेकिन इसकी स्पीड बिकॉज ऑफ द शेयर मॉडुलस इसको रिड्यूस कर देता है। और इसकी स्पीड होती कितनी है, और इसकी अपनी प्रोपोगेशन पे भी बेस करते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर मूव कर रही है। तो इसकी स्पीड होती है 2 से 5 किलोमीटर पर सेकंड। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? जी सर। सर समझ आ गए। गुड। जी सर, समझ आ गया बस। गुड। अब दूसरी जो वेव है वो है सरफेस वेव्स। तो सरफेस का मतलब नाम से जाहिर है कि ये अर्थ सरफेस के पास ही ट्रेवल करती है। ठीक है जी, एपी सेंटर जहाँ पे होता है अर्थ का, उससे अवे। जिस तरह आपने देखा होगा, पानी ले लें एक टब के अंदर, पानी ले लें टब के अंदर, ठीक है, उसमें आप एक छोटा सा पत्थर फेंकेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे पत्थर आप फेंकते हैं तो लेयर्स जनरेट होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है सर। जी है। तो वो जिस जगह पे जिस जगह पे आप पत्थर फेंकते हैं उससे दूर दूर तक जाती है। बिल्कुल जी। तो ये है आपकी क्या, सेकेंडरी वेव्स, सॉरी सरफेस वेव्स। ठीक है, इसको सरफेस कहते हैं। जी जी, ये अलोंग द सरफेस ट्रेवल करती हैं। इसकी भी 2 टाइप हैं, एक है लव यू नो, डेंजरस है ना सर बॉडी वेव से सर? हाँ, मैं बताता हूँ आपको क्यों डेंजरस है, सब्र करें आप, वो आपको खुद पता चल जाएगा। ये है, इसकी 2 टाइप्स हैं कि लव वेव, लव यू नहीं, अच्छा ये लव वेव्स हैं। बेसिकली लव जो है ना वो साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसको नाम दिया था लव वेव्स। ठीक है जी। तो अब लव वेव क्या है कि लव वेव में भी अगर आप देखें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, ग्राउंड जो है ना वो मूव करता है क्या, साइड बाय साइड इन हॉरिजॉन्टल प्लान। ठीक है जी। और वो किसका होता है कि जो वेव ट्रेवल होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, लव वेव। ये देखें, ये लव वेव है। तो बेसिकली अगर आप देखें ये लव वेव है, तो पार्टिकल मोशन क्या इस तरह है, ये है पार्टिकल, और वेव डायरेक्शन ये है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। और इसके बाद जो है रिले वेव है। रिले वेव क्या होती है कि याद रखिएगा, ये आपके जो ग्राउंड है या कोई भी बॉडी है उसको एलिप्टिकल पैटर्न में मूवमेंट इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है ग्राउंड की। ठीक है जी। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है ना, उसके रिस्पॉन्डिंग ग्राउंड एक एलिप्टिकल पैटर्न सराउंडिंग शेप में ट्रेवल करता है। और एक ग्राउंड जो है ना, अगर ये वेव जनरेट हो जाए रिले वेव, तो ग्राउंड जस्ट लाइक एक्ट एज अ रोल। ठीक है जी, एक्ट एज अ रोल। अगर आप ये देखें, ये फिगर में क्लियर नजर आएगा, रिले वेव प्रोपगेशन नजर आ रही है आपको? नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ रही है, ये सर्कुलर हो रहा है सर। ये एग्जैक्टली। तो अब मुझे ये बेसिकली सर्कुलर इसकी मूवमेंट है, तो इसको कहते हैं रिले वेव। ये लेक्चर खत्म हो गया। अब इसमें आप बताएं मुझे, एक मिनट सब्र करें बेटा, थैंक यू। मुझे ये बताएं कि इसमें डिस्ट्रक्टिव कौन सी वेव होगी और क्यों होगी? उमर हयात तुम बताओ। नहीं, उमर हयात बताएगा।
इसमें सर हम देखें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वेव सरफेस वेव हो सकता है सर। सरफेस उमर हयात, उमर हयात, उमर हयात, उमर हयात। यार होना सब जो है जी सर। नहीं उसने भी आम की, उसकी तो बात नहीं है। उमर हयात, तुम बताओ जी सर, कौन आप सी। क्वेश्चन करें सर। हाँ मुझे बताओ बेटा कौन सी वेव डिस्ट्रक्टिव है और क्यों है। ना रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ये जो हमने पढ़ा है सर, बॉडी वेव, इसके दो टाइप्स, फिर सरफेस वेव सर। इनमें से ना ना सरफेस ना वेव ना 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 मुझे टू द पॉइंट जवाब चाहिए। सरफेस वेव, बॉडी वेव नहीं, कौन सी वेव डिस्ट्रक्टिव और क्यों है, ये क्वेश्चन है मेरा। इधर उधर के गोले नहीं। अरसलान तुम बताओ। सर सरफेस वेव सर डिस्ट्रक्टिव है सर उसमें। सरफेस वेव नहीं, मुझे एक वेव का नाम बताओ, ये वेव डिस्ट्रक्टिव है और क्यों है, उसकी रीजन भी बताओ। सर ये लो और रिले वेव सर, ये दोनों सर। नहीं, एक वेव का नाम बताओ मुझे, एक वेव का नाम बताओ। रिले वेव सर डिस्ट्रक्टिव सरफेस वेव हो जाता है सर। सरफेस वेव सर तुम डिस्ट्रक्टिव दोनों है चुप क्योंकि सर करो उसकी यार, फ्रीक्वेंसी दोनों ज्यादा किसी काम। होती है। और अल्ताफ हुसैन तुम बताओ, तुम बाकी चुप करो। सर सरफेस वेव ज्यादा वो सर डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि सर उसमें सर ये होती है कि वो सरफेस के करीब ही जनरेट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से वो ज्यादा सर डिस्ट्रक्टिव होती है अल्ताफ, सर। अल्ताफ, जी सर, जी सर, जी सर। अल्ताफ किधर है? ये तो अल्ताफ नहीं बोल रहा। जी सर, अल्ताफ, मैं तो बोल रहा हूँ सर। हाँ ये बताओ अल्ताफ, तुम बताओ कौन सी वेव डिस्ट्रक्टिव और क्यों है। सर सरफेस वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि सर उसकी सर वो सरफेस की पास सरफेस में जनरेट होती है और सर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है सर उसकी। सर जिसे कह रहे हैं आप लोग, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सब्र करें यार। इस देखें सब में वे सिर्फ एक ही वेव बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, पता है कौन सी? वो है रिले वेव। कौन सी वेव? याद रखिएगा, रिले वेव। उसकी रीजन क्या है कि इसमें ग्राउंड आपका बॉल की तरह गोल मूवमेंट शुरू कर देता है। रेट्रोग्रेडेशनल पैटर्न भी उसको कहते हैं, या इलेक्ट्रिकल पैटर्न में। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है सर। जी सर। कोई क्वेश्चन और हो तो मुझे आप बताएं। एनी क्वेश्चंस? और सर ऐसे भी कह सकते हैं ना सर कि मतलब ये थोड़ा स्लो भी हो जाता है, स्लो की वजह से फिर सर ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पैदा करती है। नहीं, ये नहीं कह सकते, स्लो एक अलग कंसेप्ट है। अच्छा थोड़ा आप देखिएगा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। गुड। अब देखिए पी वेव की वीडियो देखें। अच्छा ये कैसे कैसे इसका बिहेवियर होता है, ये सारी वीडियोस मैं आपको भेजूंगा, इस वीडियोस को जरा देखें गौर से। अच्छा पी वेव की मोशन रियल में कैसे होती है। खुल जा सिम यार, खुल तो जाए अब। ये अब नजर आ रही है आपको? यस सर। गुड। अब देखिए, अब फिर देखें, अब क्लियर हो गया आपको वेव का कंसेप्ट। देखें अब जो वेव जा रही है, अगर आप इसको देखें, ये देखें ये वेव जा रही है, ठीक है। अब देखिए इसकी स्पीड क्यों ज्यादा हो रही है, पता है आपको? मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊं। देखें ये जैसे वेव, ये रेड कलर में ये वेव यहाँ से सपोज जा रही है, ये अर्थ मटेरियल है, ठीक है। और ये सराउंडिंग जो पार्टिकल्स हैं, दे आर आल्सो पुशिंग द वेव। ये वेव को एक तो ये पुश कर दिए कि तुम और ज्यादा तेज जाओ, और एक वेव की अपनी स्पीड होती है। दैट्स वाई याद रखिएगा कि जो पी वेव है वो अर्थ के इंटीरियर से भी क्रॉस होके एक जगह आती है जिसमें पी वेव आपका शेडो जोन होता है। उसका एंगल है जो, अगर आप अर्थ की 360 डिग्री ले लो ना, आई थिंक इसका एक डिफाइंड वो एंगल है, उस एंगल पे इसकी स्पीड आपकी एस वेव तो जीरो हो जाती है, लेकिन पी वेव एक शेडो जोन बनाते हैं। रीजन कि वहाँ पे आपके पास सेमी सॉलिड मटेरियल अर्थ के अंदर, उसमें आपके मिनरल्स हैं इन लिक्विड फॉर्म। दैट्स वाई ये आपका एक शेडो जोन बनाती है। अदरवाइज ये आपकी इतनी स्पीडी वेव है कि ये आपके डेफिनेटली सेंटर को भी क्रॉस करती है। देखें नजर आ रहा है सबको? अल्ताफ हुसैन सामने देखो, नजर आ रहा है? जी सर, जी सर, नजर आ रहा है। ये देखना, अच्छा फिर देखना वंस अगेन। आपने पहले देखा है? नो सर। नो सर, ओके फिर देखें। ये देखें, देखें ये वेव की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये पार्टिकल मोशन है, इसको आगे मूव कर रही है। ये पी वेव आ गई। समझ आ गई बात आपको? अब समझ आ गई भाई? यस सर, यस सर। मतलब सर कंप्रेस और पुल हो जाती है सर, है?
हाँ तो देखें ना जी क्या हो रहा है उसमें, वीडियो में खुद देखें। वो उसको बेसिकली आपकी जो पार्टिकल्स हैं वो वेव को भी इनहेंस कर रहे हैं और वेव की अपनी। अब एस वेव को देखिएगा। अच्छा इस वीडियो में देखना, इस ये एस वेव है, ये देखें अब सिंपल नजर आ रहा है। अब देखें क्या होता है बेसिकली, ये देखें क्या हो रहा है कि ये इस मीडियम में अर्थ में ट्रेवल कर रही है और ये जो सराउंडिंग मटेरियल है क्या है, ये परपेंडिकुलर बिहेव कर रहा है इस तरह, ये इस तरह। माउस का कर्सर नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी देखें आप, अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, वेव जो है ना वो इस डायरेक्शन में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग पार्टिकल्स, मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर। वंस अगेन इसको देखिएगा, ये देखें आप, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। समझ आई अब आपको केस वेव क्या होती है, पी वेव क्या होती है? अरसलान खान यस सर। तेनों समझ आई? ओके अब कौन सी वेव? लव वेव। ये लव साइंटिस्ट का नाम था। अच्छा ये दूसरा वाला लव नहीं है, ये देखें, ये नजर आई आपको लव वेव की मूवमेंट? फिर देखिएगा, देखें जी हेलो एवरीवन। देखें ये आपकी वेव्स की स्पीड है। सॉरी ये तो पी वेव आ गई वंस अगेन यार। लव वेव किधर? वेयर इज लव वेव? ये है लव वेव आई थिंक सो। हाँ लव नजर नहीं आता। ये लव को देखो ना बेटा, लव ग्राउंड के साथ क्या कर रहे हो, उधर देखो क्या हो गया, ग्राउंड की कैसी हालत बना दी। देखें अब ये देखें लव को, फिर देखें, अब देखा आपने लव डायरेक्शन आप देखें और सराउंडिंग पार्टिकल्स का बिहेवियर देखें। देखें पूरी की पूरी पार्टिकल्स आपके इसमें मिल जाते, देखना ये देखें। याद रखिएगा कि आपकी जो लव वेव है क्या है, लव वेव और एस वेव्स आपस में अप टू समहाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर। वो भी आपके पास क्या होते हैं, सराउंडिंग पार्टिकल्स जो है ना मीडियम है वो परपेंडिकुलरली जो है ना एक्ट करता है किस पे, वेव पे। और सिमिलरली यहाँ पे लव वेव में भी ये चांस है, यही सिचुएशन है। आप देखें उसमें थोड़ी कम होता है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा। इधर देखें, ये नजर आया आपको? शायद हुसैन ना, सोना नहीं है। समझ आई? जी सर। गुड। अब देखें ठीक हो गया। अब आखिरी वेव कौन सी ले गई, रिले वेव। अब इसको देखिएगा, मैंने आपको कहा था बोर्ड रेंजर से क्यों है, देखना जरा। ये देखा आपने, ये नजर आ रही है? एक चीज आप इसमें देखें, ये जो पार्टिकल्स की जो किधर गया, ये देखें। अब जो पार्टिकल्स की जो ये नजर आ रही है आपको सराउंडिंग में, ये नजर आ रही है आपको, ये रेट्रोग्रेडेशनल पैटर्न। जैसे वेव मूव होती है तो क्या कौन सा पैटर्न शुरू हो जाता है, रेट्रोग्रेडेशनल पैटर्न। पार्टिकल यानी कि लाइक सराउंडिंग बॉल्स की शेप में। तो अब मुझे बताएं, डिस्ट्रक्शन आपने वीडियो भी देख ली और आपको मैंने सिंपली समझाया भी, तो इसमें कौन सी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, अब बताओ? रिले वेव। हाँ रिले वेव, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी। कोई पूछे तो क्यों, बोले एक तो ये सरफेस के पास है, दूसरा इसमें जो पार्टिकल को जो बिहेवियर होता है विद रिस्पेक्ट टू वेव वो क्या होता है, वो लाइक रेट्रोग्रेडेशनल आर इन इलेक्ट्रिकल शेप। ठीक है जी, यस गुड। इसको देखिएगा वंस अगेन, फिर आप ये देखें किस तरह ग्राउंड मूव कर रहे हो और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मूवमेंट। वंस अगेन देखें, भूख लगी है? जी अभी भी। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर। हमने तकरीबन कवर कर लिया। आप काइंडली बाकी सबको टेक्स्ट कीजिएगा और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में हर हाल में सबकी प्रेजेंस ज़रूरी हो। क्यों कि हम डेटा एक्विजिशन डिटेल में देखेंगे और जब हम डेटा एक्विजिशन डिटेल में देखेंगे, अच्छा हेलो जी सर। जी हम बेटा हम जाएंगे, अब हम जाएंगे डेटा एक्विजिशन पे। और अगर किसी ने एक लेक्चर भी मिस किया तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स होंगी ना। तो आप काइंडली सबसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर पेश करे। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में देखेंगे क्या, साइज्मिक डेटा एक्विजिशन। ठीक है जी, तो जी तो आपकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।
जो कंडक्शन में कोई सर अभी स्क्रीन तो नहीं आ रही? हाँ? जी सर। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नहीं सर नहीं। मैं आपकी अटेंडेंस नहीं सर। सिंपल सा काम है, 1 मिनट में इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ ना तो वो आपकी अटेंडेंस किधर गया? अच्छा, और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर भी सर हो जाएगा। हम पढ़ लेंगे, एक बार देखेंगे, और फिर भी कोई इशू हुआ इंशाल्लाह सर आपसे जरूर शेयर सर आप जरूर। रिकॉर्डिंग प्लीज सेंड करें सर, और स्लाइड्स भी इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। फिर इशू हुआ तो आपसे जरूर पूछेंगे। मैं इंशाल्लाह मैं करता हूँ। मैं आपको भी 1 मिनट में इसकी अटेंडेंस आपकी ले लूँ ना, 1 मिनट सब्र करें। यस यस। सलाम खान। क्या अरसलान खान को भूख लगी है? नो सर। मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, 1 मिनट। मैंने ये खोलना था ना, ये आ गया। 1 मिनट, ये हो गया, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चंस बॉयज? नो थैंक यू सर। प्लीज। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और आप लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। ओके 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 सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट।